भैया भाभीओं की असलियत जानकर क्या था गुड्डी का फैसला। बुआ जी आएंगी, फल मिठाई लाएंगी, नई किताबें लाएंगी, सबको खूब पढ़ाएंगी, छोटी गा रही थी। बुआ जी आते समय मेरे लिए नई ड्रेसेज जरूर ले आना, दूसरी की मांग होती। इस तरह की मांगे हर साल गर्मी की छुट्टियां आते ही भाइयों के बच्चों की होती, जिन्हें गुड्डी मायके जाते ही पूरा करती। मगर एक बार जब वह मायके गई तो बड़े भैया भाभी की बातचीत सुन उसके पांव तले की जमीन ही जैसे खिसक गई। बड़ी मुश्किल से दोनों का तलाक कराया, भाभी कह रही थी। और क्या, अगर तलाक नहीं होता तो क्या गुड्डी हमें इतना देती? देखना, बड़ी की शादी में कम से कम 10 लाख उससे लूंगा, भैया कह रहे थे। बदले में क्या देते हैं हम लोग? हर साल एक मामूली साड़ी पकड़ा देते हैं, वो इतने में भी अपना सर्वस्व लुटा रही है। हंसते हुए उसकी भाभी ने कहा तो वह जैसे धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। सच में उसका शोषण तीनों भाइयों ने किया है। उसे याद आ गई 20 वर्ष पूर्व की घटना। उसके विवाह के लिए लड़का देखा जा रहा था। पिताजी तीनों बेरोजगार बेटों की लड़ाई व बहुओं की खींचतानी झेल न पाए और गुजर गए। फिर तो उसकी शादी के लिए रखे हुआ 5 लाख वे सब खूबसूरती से डकार गए। उसका विवाह उससे लगभग दोगुनी उम्र के व्यक्ति रमेश से कर दिया गया और दहेज तो दूर, सामान्य बर्तन भांडे तक उसे नहीं दिए गए। यह देख माँ से न रहा गया। वे बोल पड़ी, अरे थोड़े जेवर और जरूरी सामान तो दो, लोग क्या कहेंगे? आप चुप रहिए माँ, हमें अपनी औकात में शादी करनी है। सारा इसे दे देंगे तो मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी? बड़ा भाई डांट कर बोला तो वे चुप रह गईं। फिर तो गुड्डी ससुराल गई और उसके बाद उसकी पढ़ाई और नौकरी तक इन सबों ने कभी झांका तक नहीं। रमेश पत्नी को पढ़ाने के पक्षधर थे, इसलिए उनके सहयोग से उसने बीए की परीक्षा पास की। उसके कुछ दिनों बाद बैंक की क्लेरिकल परीक्षा पास कर ली तो बैंक में नौकरी लग गई। रमेश पढ़ी लिखी पत्नी चाहते थे परंतु कमाऊ पत्नी नहीं। अतः जैसे ही उसकी नौकरी लगी उन्होंने समझाने की कोशिश की, क्या तुम्हारा नौकरी करना इतना जरूरी है? हाँ, क्यों ना करें, इतनी औरतें करती हैं। फिर बड़ी मुश्किल से लगी है, उसने सरलता से जवाब दिया। फिर बच्चे होंगे तो कौन पालेगा? क्यों, दाई रख लेंगे, आजकल बहुत से लोग रखते हैं। मैं भविष्य की इस छोटी सी समस्या के लिए नौकरी नहीं छोड़ सकती। इस दो टूक जवाब पर रमेश कुछ नहीं बोले, पर उनका जमीर इस बात को स्वीकार न कर सका कि लोग उन्हें जोरू का गुलाम या जोरू की कमाई खाने वाला कहें। इधर उसके मायके के लोग उसकी नौकरी की खबर सुनते ही मधुमक्खी के समान आ चिपके। पति पत्नी की लड़ाई में हमेशा मायके वाले फायदा उठाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। मायके वालों के उकसाने पर वह तलाक का केस कर नौकरी पर चली गई। बाद में आपसी सहमति पर तलाक हो भी गया। इसके बाद इस दूध देती गाय का भरपूर शोषण सबने किया। कभी बड़े भैया की लड़की का फार्म भरना है तो कभी किसी की बीमारी में इलाज का खर्च तो कभी कुछ और। ऐसा करके हर साल वे सब इससे अच्छी खासी रकम झटक लेते थे। उस वक्त गुड्डी का वेतन 30,000 था। उसमें से सिर्फ 10,000 किराए के मकान में रहने, खाने पीने वगैरह में जाते थे। बाकी भाइयों की भेंट चढ़ जाता था। मगर उस दिन की भैया भाभी की बातचीत ने उसके मन को हिलाकर रख दिया। उसके बाद वह 4 दिन की छुट्टियां लेकर किसी काम से मधुबनी गई थी तो वहां संयोगवश उसके पति साइकिल पर फेरी लगाते दिख गए। ये क्या गत बना रखी है? औपचारिक पूछताछ के बाद उसने पहला प्रश्न किया। कुछ नहीं, बस जी रहे हैं। तुम कैसी हो? उन्होंने डबडबाई आंखों को संभालते हुए प्रश्न किया। मैं ठीक हूँ, आपकी पत्नी और बच्चे? उसका दूसरा प्रश्न था। पत्नी ने मुझे छोड़कर नौकरी का दामन थामा तो बिन पत्नी बच्चे कहाँ से होते? उन्होंने जबरदस्ती हंसने का प्रयास करते हुए कहा, गांव में कौन कौन है? पिताजी का निधन तुम्हारे सामने हो गया था। तुम्हारे जाने के 1 साल बाद माँ गुजर गईं और सभी भाइयों ने परिवार सहित दूसरे शहरों को ठिकाना बना लिया, उनका सीधा उत्तर था। और आप? इस प्रश्न पर वे थोड़ा सकुचा गए। फिर बोले, मैं यहीं मधुबनी में रहता हूँ। सुबह से शाम ढले तक कारोबार में लगा रहता हूँ। सिर्फ रात में कमरे में रहता हूँ। मुझे अपने घर ले चलिए, कहकर वह जबरदस्ती उनके साथ उनके घर में गई। वहाँ एक पुरानी चारपाई, एक गैस स्टोव व जरूरत भर का थोड़ा सा सामान था।
उसे बैठा कर वे सब्जी व जरूरी सामान की व्यवस्था करने गए। तब तक उसने सारे सामान जमा दिए। उनके लौटकर आते ही सब्जी रोटी बनाकर उन्हें खिलाई और खुद खाई। उस रात वो उनके बगल में लेटी तो उनके सिर पर उंगलियां फेरते उसने पूछा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्यों? क्या एक शादी काफी नहीं है? जब पहली पत्नी ने ही साथ नहीं दिया तो दूसरी की बात मैंने सोची ही नहीं। इस जवाब से वह टूट गई। दोनों रात में एक हो गए। आंसुओं ने नफरत के बांध को तोड़ दिया। अगले दिन चलते समय उसने कहा, आप मेरे साथ चलकर वहीं रहिए। ऐसा न जाने किस जोश में आकर वह बोल उठी थी। पर रमेश ने बात को संभाला, यह ठीक नहीं होगा। हम दोनों तलाकशुदा हैं, वैसी दशा में मेरा तुम्हारे साथ रहना ठीक है। मैं दरभंगा में रहती हूँ, आप महीने में एक बार वहाँ आ सकते हैं। उसने पूछा, मिलने में कोई बुराई नहीं है। रमेश ने फिर बात को संभाला। फिर बस स्टैंड तक जाकर बस में बैठा आए और हाथ में 200 रख दिए। प्यार की भूखी गुड्डी इस व्यवहार से गदगद हो गई। दूसरी ओर अपने सगे भैया भाभी की कही बात उसे तोड़ रही थी। सच कड़वा होता है, मगर यह इतना कड़वा था कि इसे झेल पाना मुश्किल हो रहा था। उसके यही सब सोचते जब उसके मोबाइल की घंटी बजी तो वह वर्तमान में लौटी। क्यों इस बार छुट्टी में नहीं आ रही हो? उसके बड़े भैया का स्वर था। नहीं, इस बार आना नहीं हो सकता, उसने विनम्रता से जवाब दिया। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, बस जरूरी काम निपटाने हैं। इस जवाब पर फोन कट गया। इसके बाद वह कई महीने मायके तो नहीं गई, पर हर माह मधुबनी हो आती थी। रमेश उसे प्यार से घर लाते, उसका पूरा ध्यान रखते और भरपूर सुख देते। उनके साथ रात गुजारने में उसे असीम सुख मिलता था। वह इस प्यार से गदगद रहती। उसके जाते वक्त हर बार रमेश 100-200 या साड़ी हाथ में अवश्य रखते। फिर प्रेम से बस में चढ़ा आते। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने आज तक यह नहीं पूछा था कि अब वह किस पद पर है, वेतन कितना मिलता है। क्यों आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना? एक बार उसने पूछा था। जानता तो हूँ कि तुम बैंक में हो, उन्होंने सहज भाव से जवाब दिया। उनकी सबसे बड़ी बात यह थी कि वे अपने ऊपर एक पैसा भी नहीं खर्च करने देते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनकी ओर झुकती चली गई। एक दिन अचानक बहुत दिनों से मायके न जाने पर उसकी माँ, बड़े, मझली और छोटे भैया भाभी सभी आए। मझली को मेडिकल में लड़के का एडमिशन कराने हेतु 1 लाख चाहिए थे, वहीं बड़े भैया बड़ी लड़की की शादी हेतु पूरे 5 लाख की मांग लेकर आए थे। इसी प्रकार छोटा भी दुकान हेतु पुनः 2 लाख की मांग लेकर आया था। उन सब की मांग सुनकर वह फट पड़ी। क्यों आप लोग अपना इंतजाम खुद नहीं कर सकते, जो जब तब आ जाते हैं? मेरी भी शादी हुई थी, तब आप तीनों ने क्या दिया था? इस पर सब सकपका गए, मगर छोटा बेहयाई से बोला, हमारे पास नहीं था इसलिए नहीं दिया। तुम्हारे पास है तभी न ले रहे हैं। कुछ नहीं, पहले पिछला हिसाब करो, मुझसे जो लिया लौटाओ। मेरे पास सब लेन देन लिखा है। तभी उसके पति का फोन आ गया। क्यों, क्या हुआ, कैसे हैं आप? बस 2 दिन से थोड़ा सा बुखार है, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन कर दिया। पति का थका स्वर सुनकर वह तुरंत बोली, रात की बस पकड़कर मैं आ रही हूँ, आप चिंता न करें। फिर वह फोन रखकर जल्दी जल्दी जाने का सामान पैक करने लगी। क्या हुआ, अचानक कहाँ चल दी? माँ ने घबरा कर पूछा। जा रही होगी गुलछर्रे उड़ाने, मझला भाई बोला। सुनो, अपनी औकात में रहकर बोला करो। ये मेरे पति का फोन था। यह सुनकर सभी की आंखें फटी रह गईं। तलाकशुदा पति से तेरा क्या मतलब? उसकी माँ बोली, माँ, मतलब तो शादी के बाद भाइयों का भी बहन की आमदनी या जायदाद से नहीं होता, पर मेरे भाई तो बहन को दूध देती गाय समझ पैसा लूटते रहे। जब वापस देने की बारी आई तो बहाने करने लगे। उसका यह रूप देख सब भौचक्के थे। और हाँ माँ, आप सब ने मिलकर मेरी शादी इसलिए तुड़वाई ताकि मेरे पैसे पर ऐश कर सकें। बेटा, तुम गलत समझ रही हो, माँ ने फिर समझाना चाहा। सच क्या है माँ, यह तुम भी जानती हो।
पूरे 5 लाख जो पापा ने मेरी शादी के लिए रखे थे, इन तीनों ने डकार लिए थे। एक फटा कपड़ा तक नहीं दिया था। फिर 4 साल तक हाल नहीं पूछा, लेकिन जैसे ही नौकरी मिली छत से आकर सट गई और तुम माँ होकर हाँ में हाँ मिलाती रही। यह कड़वा सच उन सब के कानों में शीशे की तरह उतर रहा था। आप लोग जाएं क्योंकि मुझे रात की बस से उनके पास जाना है। जब मेरा पूरा पैसा देने लायक हो जाए तो आइएगा। इतना कहकर वह तैयार होकर घर से निकली तो वे सब हाथ मलते ऐसे पछता रहे थे जैसे कारों का खजाना हाथ से निकल गया हो और वह तेजी से बस स्टैंड की ओर बढ़ती जा रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।